जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बामसेफ, DS4 एवं BSP के जन्मदाता व संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पर उनको तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, मैं हमेशा अपने भाषण से पहले पूरी तैयारी करके आता हूं, पर आज के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं। आज के लिए मैंने सिर्फ मान्यवर साहब के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जानने की और ज़्यादा कोशिश करी और उनकी जो सोच, उनके जो तौर तरीके, उनकी जो नीतियां थी, उनको समझने की कोशिश करी और आज के समय में उन नीतियों को किस तरह से हम अपनाकर, इस्तेमाल कर कर उनके इस मिशन और मूवमेंट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, वो मैंने समझने की कोशिश करी। साथियों, मुझे जानकर हैरानी हुई कि जब मान्यवर साहब छोटे थे तो उनको पहले एक सरकारी स्कूल में उनका दाखिला कराया गया और वहाँ पे उन्होंने पहली बार ये जातिवाद, ये कास्टिज्म फेस किया कि जब छोटी जात जिसे कहते हैं SC, ST, OBC, उनके लिए पीने का पानी पीने का घड़ा अलग था और ऊंची जातों का अलग था। मान्यवर साहब ने शायद पहली बार वो जातिवादी मानसिकता जो समाज में इस कदर थी, उन्होंने वो पहली बार फेस करी। परंतु जैसे जैसे उनका एजुकेशन करियर बढ़ता चला गया, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होते गए। मान्यवर साहब कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, ये मैंने सुना। परंतु जब वो DRDO में एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे तो उनके ऑफिस में ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर जो छुट्टी दी जाती थी वो कैंसिल कर दी गई और उसके लिए उनके साथियों ने आवाज़ उठाई, जिसके चलते वो छुट्टी रिस्टोर कर दी गई। परंतु इस इंसिडेंट ने मान्यवर साहब को एक राजनीतिक रास्ते पे ले आए कि जो आज भारत में बाबा साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े दलितों के, शोषितों, वंचितों के सबसे बड़े नेता और मसीहा बन गए। साथियों, वो शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार इस बहुजन समाज के लिए त्याग दिया, आज हम उनके कुछ दिए हुए नारों को समझने की कोशिश करेंगे और उनको एक युवा के नज़रिए से एक 2023 में शायद समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, मान्यवर साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा राजनीतिक जीवन इस बाबा साहब की दी हुई लाइनों पर आधार किया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो व संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये लाइन दी और मान्यवर साहब, आप सब जानते हैं, एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे। उन्होंने पहले
देश के कोने कोने में साइकिल से चलकर हमारे सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। उन्होंने पहले तो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया। तो पहले तो उन्होंने ऐसे शिक्षित किया, उसके बाद जब उन्होंने इस कौम को हमारे महापुरुषों के बारे में बताया, उनके संघर्षों के बारे में बताया, मान्यवर साहब ने फिर संगठित करने का काम किया। उन्होंने DS4 और बामसेफ बनाने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने सर्व समाज में से गरीबों, कमज़ोरों, दलितों, पिछड़ों को संगठित करने का काम किया। और उसके बाद जब हमारी कौम, हमारी समाज संगठित होने लगा तो उसको एक राजनीतिक ताकत देने के लिए BSP की स्थापना करी। तो साथियों, इसी क्रम में उन्होंने अपनी कौम को और जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी थी, चमचा युग। आज 2023 में उस किताब की उतनी ही अहमियत है जितनी उन्होंने जब पहली बार लिख के रिलीज करी थी तब थी। आज चमचों की शक्ल और अकल दोनों बदल गई है। पहले चमचे इस कदर हुआ करते थे कि वो दलित, पिछड़े समाज से नेता तो बनते थे, पर कांग्रेस और BJP जैसी पार्टियों में नेता रहते थे और उनके इशारों पर हमारे समाज का उत्पीड़न और उनके वोट की खरीद फरोख्ती करते थे। परंतु आज वही चमचे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अब नीला झंडा लेके घूमते हैं। वो भी आजकल बाबा साहब के नारे लगाते हैं, मान्यवर साहब के नारे लगाते हैं। हमें इन्हीं बेरूपियों से समझ के और संभल के रहना होगा। वो आएंगे, बातें करेंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मान्यवर के सिखाए तैयार किए हुए सिपाही BSP से अलग हो जाएं तो ये बहुजन समाज कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा, और यही उनकी वो साजिश है। तो साथियों, जो चमचा युग एक युवा आज की युवा की नज़र से देखे तो वो बहरूपों की तरह नीले झंडे के बैनर के नीचे ही बैठा है। हमें उनसे बेहद सतर्क रहना होगा। साथियों, इसी क्रम में कांशीराम जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, इस बार आप दोहराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। साथियों, मान्यवर साहब ने जब ये नारा दिया तब उन्होंने 85 और 15% का कॉन्सेप्ट दिया था कि 85% वो समाज है जिस पे वो 15% समाज राज करता है। परंतु साथियों, जैसे जैसे हम आज आगे बढ़ते चले गए, BSP ने अपनी 4 बार सरकार बनाई यूपी में। उसके बाद ये संख्या आज की डेट में 2023 में अगर एक युवा की नज़र से देखे तो 95 और 5% रह गई है। 95 और 5। साथियों, 95% में हम कौन कौन आते हैं? दलित, पिछड़ा वर्ग, OBC, अल्पसंख्यक समाज। अब इसके साथ साथ अपर कास्ट में से गरीब, कमज़ोर और दबे कुचले सारे लोग अब बहुजन समाज के हिस्सा हो चुके हैं। और साथियों, वो 5% में वो मनुवादी सोच रखने वाले बाहुबली जो पीढ़ियों से राज करते आए हैं हमारे समाज पर, वो 5% में आके आज शामिल हो चुके हैं। तो मान्यवर साहब का ये नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी तब रखता था जब मान्यवर साहब ने पहली बार ये नारा दिया था। तो साथियों, इसी नारे को याद करते हुए हमें आज के ज़माने में समझना होगा कि किस तरह हम भाईचारे के आधार पर सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाज को अपने बहुजन समाज में जोड़कर आगे बढ़ने का काम करें, ताकि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में हम यहाँ पर राजनीतिक ताकत बनकर अपने सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाजों का उत्थान और उनकी मदद कर सकें। साथियों, दूसरा नारा जो मान्यवर साहब ने दिया, जो हमें आज बहुत दिल से छूता है, मान्यवर साहब ने कहा, वोट से लेंगे CM PM,
आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। एक बार आप मेरे साथ दोहराइएगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। साथियों, आपका वन वोट वन मैन वन वोट का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया, और उसका सही फायदा, उसकी अहमियत मान्यवर साहब ने हमें दिलाई। मान्यवर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा एक वोट, तुम एक शख्स हो, तुम्हारा एक वोट, एक एक वोट उतना महत्वपूर्ण है कि जिससे तुम अपनी खुद की सरकार बना सकते हो, तुम खुद राजा और शासक बन सकते हो। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमें ये चीज याद रखनी होगी कि आने वाले आम चुनाव में और उसके बाद विधानसभा आम चुनाव में अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कर बसपा के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, ताकि उससे तो आप अपने सीएम को बनाएंगे, जो आपके लिए दिन रात काम करेगा, और अपने आरक्षण की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए आप अपने एसपी और डीएम बनाएंगे, ताकि ज़मीनी स्तर पे जो रोज़मर्रा आपको परेशानी में आती है उसमें आपकी मदद करने के लिए पूरी सरकारी नौकरियों में आपका पूरा हिस्सेदारी हो। साथियों, मान्यवर साहब का पहला नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही नारा सरकारी नौकरियों में भी लागू होता है। तो साथियों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब के इस बताए नारे को 2023 में हम इस तरह इस्तेमाल करें कि हर एक सरकारी नौकरी में अपने लोगों को पद दिलाने के लिए हम जी जान से मेहनत करें और रिजर्वेशन के लिए आगे लड़ते रहें। साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन को अधूरा कर रही बहन जी ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया, और आज मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे एक नारा मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी का मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा। तो साथियों, एक बार दोहराइए मेरे साथ, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का मिशन अधूरा, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का मिशन अधूरा,